हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे आयनिक सॉलिड्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स। सेकंड टॉपिक होगा हमारा इंटरस्टिशियल साइट्स। अब जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। अब ये जो हमारा क्रिस्टल होता है ये किससे बना होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। अब ये क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते क्या हैं? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। हमारे आयनिक सॉलिड्स ऐसे तो बनते थे, एटम में से हमारे इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होके आयंस बनते थे, आयंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती थी और मॉलिक्यूल बनता था, और इसी से हमारा आयनिक सॉलिड बनता है। या हम बोल सकते हैं इन्हीं से हमारा क्या बनता है? क्रिस्टल। अब इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है हमारे क्रिस्टल में? मैंने बोला था ना इनकी डेफिनेट अरेंजमेंट होती है। इन सब की एक क्रिस्टल में डेफिनेट अरेंजमेंट होती है। अब ये अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकती है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कंसिडर करना पड़ेगा कि ये एक हार्ड स्फीयर है, हार्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, उनका साइज सेम है इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन में साइज सेम है और ये हार्ड स्फीयर्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये कंसिडर करना पड़ेगा, तभी हमें इनकी अरेंजमेंट समझ आएगी कि हमारे क्रिस्टल में इनकी अरेंजमेंट किस किस टाइप की है। सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है, जितनी ज्यादा इनकी क्लोज अरेंजमेंट होगी या बोल सकते हैं क्लोज पैकिंग होगी, जितने ज्यादा ये क्लोज होंगे उस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्लोज है या दूर है? वो हम वॉल्यूम से पता कर सकते हैं। जितना ज्यादा वॉल्यूम उन्होंने क्रिस्टल में ऑक्यूपाई किया होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उतने ज्यादा क्लोजली पैक है और स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी उस पर्टिकुलर क्रिस्टल की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते पहले अरेंजमेंट समझते हैं हम 2D में कैसे कैसे हो सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह से अगर लगे होंगे एक के नीचे एक, यह भी 2 डायमेंशन बता रही हूँ, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है, सिर्फ 2 डायमेंशनल। इस तरह की अरेंजमेंट को हम स्क्वायर पैकिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से बिल्कुल टच होंगे। ठीक है, ये सही से देख लेना अपनी बुक में, यहाँ पे और ये ओवरलैपिंग भी नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से सिर्फ टच होंगे, एक के नीचे एक हमारा पार्टिकल लगा होगा, या बोल सकते हैं एटम्स लगे होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे होंगे। इस टाइप की अरेंजमेंट को हम स्क्वायर पैकिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस टाइप से लगे हों, 2 के बीच में एक, इनके बीच में ये, इस टाइप से अरेंजमेंट हो, इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। क्योंकि ये सिर्फ मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही बता रही हूं अभी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी के लिए मैं आपको 2D भी करवा रही हूँ ताकि आपको 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ जाए, क्योंकि 3D की डायग्राम थोड़ी हौच पौच हो जाती है ब्लैक बोर्ड पे। वैसे तो मैं आपको पिक्चर्स लगा के ही शो करूंगी, पिक्चर से भी समझाऊंगी और ऐसे भी समझाऊंगी। उससे पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे पता होना चाहिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? अगर हम इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को मान लो, इसको हम एटम मान रहे हैं या स्फीयर मान रहे हैं, कुछ भी मान लो, इस पर्टिकुलर एटम को कितने हमारे एटम टच कर रहे हैं? ठीक है, इस पर्टिकुलर एटम को ये देखो कितने हमारे एटम्स टच कर रहे हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। ठीक है, हमारे क्रिस्टल में हमारे एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को, आयन को या मॉलिक्यूल को कितने और एटम्स टच कर रहे हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, हमने हमेशा बीच वाला एटम लेना है। कोऑर्डिनेशन नंबर जानने के लिए हमें, किसी भी अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर जानने के लिए हमें बीच वाला एटम लेना है, क्योंकि ये सिर्फ इतने ही नहीं होते, ये पूरा हमारे क्रिस्टल में फैले हुए होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए हमें बीच वाला लेना है ताकि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल सही पता चले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस एटम को ले लेते हैं, मान लिया। अब इस एटम के साथ कितने और एटम्स टच है? देखो, एक ये एटम टच है, 1 2 3 एंड 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। अगर इसकी बात करें, यहाँ पे भी आप ले लो, इस एटम को ले लो, मान लो
ठीक है, इसको सही से देख लेना। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देती हूँ कि ये किस टाइप से शो होते हैं। यहाँ पे देख लो, बिल्कुल स्फेरिकल, एक दूसरे को इस तरह से टच कर रहे हैं, पिक में देख लो आप। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, इस पर्टिकुलर स्फीयर को कितने और स्फीयर टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 स्फीयर टच कर रहे हैं, इसलिए इसको 2D हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर टाइप का बन रहा है ना यहाँ पे, इस टाइप से, इसलिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की अगर बात करें कि अगर स्क्वायर पैकिंग जैसी अरेंजमेंट हो तो हमारे क्रिस्टल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो सकता है, तो वो है 52.4% वॉल्यूम हमारा ऑक्यूपाई हो जाएगा हमारे पर्टिकुलर क्रिस्टल में। बाकी जो बचेंगी वो हमारी वॉइड्स बचेंगी। वॉइड्स क्या होती हैं? एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेसेस को हम वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, 52.4% वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई होगा अगर हमारी अरेंजमेंट इस टाइप की होगी, स्क्वायर पैकिंग की, एक के नीचे एक अगर लगा होगा तो हमारी स्क्वायर पैकिंग अरेंजमेंट होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर और हमारी पैकिंग एफिशिएंसी, या बोल सकते हो कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ, 52.4। अगर हम इसकी बात करें हेक्सागोनल पैकिंग की, तो यहाँ पे 60.4% वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाता है और बाकी जो बचती हैं हमारी एम्प्टी स्पेसेस, वॉइड्स। ठीक है, 100 में से 60.4% हमारे वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाता है हमारे क्रिस्टल में। अब इन दोनों में से बताओ कौन अच्छी पैकिंग है, मतलब हमारे क्रिस्टल की स्टेबिलिटी किस में ज्यादा होगी? मैंने बोला था वॉल्यूम से देख लेना है। वॉल्यूम से हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो आयंस है या एटम्स है या मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। अगर ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे तभी तो हमारा वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई हुआ होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो यहाँ पे इन दोनों में से अच्छी स्टेबिलिटी किस क्रिस्टल की हो सकती है? जिसमें अरेंजमेंट हो इस टाइप की, हेक्सागोनल पैकिंग टाइप की अरेंजमेंट होगी। वॉल्यूम से ही हमें पता चलता है कि कितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और यहाँ पे जो इस टाइप की अरेंजमेंट वाला क्रिस्टल होगा वो लेस स्टेबल होगा, इन दोनों में से। ठीक है, अब 3D पैकिंग को समझते हैं। हमारी 3D पैकिंग्स को हम 3 टाइप्स में पढ़ेंगे, AB टाइप की, ABC टाइप की और बॉडी सेंटर टाइप। यही आपकी बुक में है जो दिए हुए हैं, मैं वही करवा रही हूं आपको। बॉडी सेंटर क्यूबिक टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले AB टाइप को समझते हैं कि ये क्या है। अब ये 3D पैकिंग है, इसका मतलब हम जो एटम्स लगाएंगे वो XY डायरेक्शन में तो लगाएंगे ही, और इसके साथ साथ हम Z डायरेक्शन में भी लगाएंगे। ये X होगी, ये Y होगी, अब ये Z होगी। अब आप इसको अज्यूम करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से इमेजिन करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। हमारा बॉक्स है, बॉक्स में हमने इस टाइप से भी एटम्स लगा दिए, इस टाइप से भी एटम्स लगा दिए। अब उसके ऊपर भी जगह है, बॉक्स है ना ये तो पूरा एक है ना, अब उसके ऊपर भी हमने एटम्स लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लेयर जो हमने लगाई है वो A टाइप की लगाई है, इस टाइप की, हेक्सागोनल है ना ये पैकिंग हमारी, इसके बीच में लगेंगे इस तरह से एटम्स। अब देखो ये जो लेयर है हमारी A लेयर है। ठीक है, हमने बॉक्स में यहाँ पे हमने A लेयर पूरी हेक्सागोनल पैकिंग टाइप की हमने बना दी। ठीक है, हमारे 2 एटम्स के बीच में हमने बनाना है, 2 एटम्स के बीच में एटम बनाना है, इस टाइप से हमने पैकिंग कर दी। अब B लेयर लगानी है, अब इसके ऊपर हमने B लेयर रखनी है। वो कैसे रखेंगे? ये जो हमारे 3 एटम्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3, इनके अंदर जो ये छोटा सा आपको स्पेस दिख रहा है, आपको इसको कवर करते जाना है। ठीक है, समझ रहे हो? इस स्पेस को आपको कवर करना है, ये इस टाइप से, इस टाइप से 1 2 3, और ये जो बीच में स्पेस है 1 2 3, ये जो बीच में स्पेस होगा और ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। समझ में आ गई बात? हमने जो 3 एटम्स के बीच में स्पेस है उसको कवर करते जाना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग शो करने के लिए इस टाइप से बना देती हूँ कि आपको एटम्स थोड़े डिफरेंट शो हो। ये कौन से टाइप की लेयर है? हमारी B टाइप की लेयर। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखोगे आप? अब इसी टाइप से सबसे पहले हमारी A लेयर होगी जो हमारी हेक्सागोनल टाइप की है, उसके ऊपर हमारी B लेयर होगी जो इन वॉइड्स को कवर करेगी। ये जो हमारी ट्रायंगुलर साइड्स है ना,
ये वाली हमारी, इसको हम ट्रायंगुलर साइट बोलते हैं, इसको कवर करते करते जाना है आपने, ठीक है। हमारी वो बी लेयर हो जाएगी। इसी टाइप से ए लेयर होगी, बी लेयर होगी, ए लेयर होगी, बी लेयर होगी हमारे पूरे क्रिस्टल पे। अब यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखोगे, सबसे पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। आपकी बुक में भी इसी टाइप से पिक्चर दी है। हमारे 3 एटम्स के बीच में एक बी लेयर लगाई है, ए लेयर के ऊपर जो बी लेयर है वो 3 एटम्स के बीच में जो स्पेस है उसी को कवर किया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखना ना, इस टाइप की पैकिंग को हम HCP बोलते हैं, या HCP अरेंजमेंट या HCP पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट क्या होता है इसका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब ये एक्चुअल में कैसे दिखता है, देखो इस टाइप से दिखता है, हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर टाइप का होता है। अभी इस डायग्राम में देखो आप, हमें पूरी जो नीचे है वो ए लेयर है और बीच में जो डार्क की हुई है वो बी लेयर है, फिर से हमारी ए लेयर है, ठीक है। इसको और इजीली समझने के लिए आपको सेकंड डायग्राम देखो हमारी, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, छोटे छोटे एटम्स करके, एटम्स का साइज छोटा कर दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें देखो बीच में एक एटम है और उसको सराउंड किए हुए हैं 6 एटम्स। हमने जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था हेक्सागोनल में, ए टाइप की लेयर में हमारा 6 ही तो आया था ना। अब उसके ऊपर भी एक लेयर है, उसको देखो ट्रायंगुलर शेप की वो लेयर बन रही है, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है वो फिर से हमारी हेक्सागोनल टाइप की लेयर बन रही है। समझ रहे हो इस बात को, ध्यान से देखो। इन एटम्स को छोटा इसीलिए बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्चुअल में ये एटम्स बड़े बड़े ही हैं, इसमें कोई लाइंस नहीं होती हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई हुई हैं, ठीक है। इस टाइप की होती है हमारी HCP अरेंजमेंट। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छे से इमेजिन करना आना चाहिए। अब ए टाइप की लेयर में हमने देख लिया था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 ही होगा ना। अगर मैं इस लेयर को यहाँ पे सिर्फ ए टाइप की लेयर को बना रही हूं मैं, यहाँ पे देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 6 यही था। अब हम इस एटम को देखेंगे, इसको 6 एटम्स ने ऑलरेडी घेरा हुआ है, ठीक है। 6 तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी है। इस एटम को देख रहे हैं हम बीच वाले को, इसका इससे भी अटैचमेंट है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। ये मैंने यहाँ पे आपको बाहर खोल के बता दिया। अब ये वाला एटम ध्यान से देखो, ये जो 3 हमारे सर्कल्स हैं, ये स्फीयर्स दिख रहे हैं आपको, ये वाला एटम इससे भी टच होगा, इससे भी टच और इससे भी, तो कितना हो गया 9। अब एक और चीज देखो, हमने बीच वाली लेयर लेनी है क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला कोऑर्डिनेशन नंबर को देखने के लिए हमेशा हमें सेंटर से एटम लेना है, समझ के बाद। अब हमारी ये AB टाइप की अरेंजमेंट है, हमारी इस ए के नीचे बी लेयर एक और होगी ना, हमारी AB टाइप की अरेंजमेंट है ना। ए लेयर के ऊपर भी बी लेयर होगी, नीचे भी बी लेयर होगी, तो अगर ऊपर वाले 3 स्फीयर टच कर रहे हैं तो इसके पीछे बी लेयर होगी, तो उसके भी तो 3 स्फीयर इसको टच कर रहे होंगे, इस पर्टिकुलर एटम को। ये जो बीच वाला एटम है, 6 एटम इसको ये टच कर रहे हैं, 3 एटम ये टच कर रहे हैं और 3 ही इसके पीछे बी लेयर होगी जो वो टच कर रहे होंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, ये 7 8 9 और इसके पीछे और है 10 11 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखते हैं ABC टाइप की अरेंजमेंट को समझने के लिए आपको अच्छे से अज्यूम करना पड़ेगा। देखो AB लेयर तो सेम रहेगी, अब C लेयर एक और लगानी है। AB लेयर तो अब सेम ही है, एक और C लेयर लगानी है, उसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर रही हूँ। सबसे पहले आप इमेजिन करो, A लेयर में हमारे ये 3 एटम्स को देखो, ये 3 एटम्स को देख रहे हो। B लेयर में हमारे ये वाले 3 एटम्स को देखो, देख रहे हो। अब इनमें भी थोड़ी सी जगह बची हुई है, ये वाली जगह, ठीक है। ये वाली जगह को हमने कवर कर देना है, वो हो जाएगी हमारी C लेयर। क्या करना है, ये जो 3 एटम्स है उसके ऊपर ये जो 3 एटम्स है, उनमें जो बीच में ये वाली जगह बची है, इसको अगर हम कवर कर देंगे तो वो हो जाएगी हमारी ABC टाइप अरेंजमेंट C। अब इनमें भी इमेजिन करो 1 2 3 ये एटम है, 3 ये है, इसमें ये जो बीच में जगह बचेगी इसको बोलेंगे हम C लेयर। समझ रहे हो बात। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे और एक स्फीयर बना ले तो यहाँ पे और ऑक्टाहेड्रल साइड को हम कवर करके C लेयर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही एटम्स को शो करके आपको C लेयर बता दी है कि C लेयर को आपको कैसे कैसे बनाना है। यहाँ पे और एटम्स लगा के आप C लेयर को एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको किसको कवर करना है, मैं उन एटम्स को थोड़ा दूर दूर बना के बताती हूँ, सिर्फ इन्हीं साइड को मैं कवर करके बताऊंगी। इसमें है कैसे,
हमारे ये जो एटम्स हैं ये 3 एटम्स हैं, ऐसी है ना, हमारे में खुला खुला करके बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये इसी टाइप से थी हमारी अरेंजमेंट, 2 एटम्स के बीच में हमने एटम बनाना था ए टाइप में, ठीक है। उसके बाद बी टाइप पे हमने क्या करना था, हमने टेट्राहेड्रल साइड्स को कवर कर देना था, है ना। तो वो हमारे एटम्स किस टाइप से थे, इस टाइप से, ये इस टाइप से, ठीक है। अब हमने ये जो बीच में जगह बची है, अब तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारी बीच में जगह बची है इसको हमने कवर करना है, ये हमारी सी टाइप की लेयर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी ए लेयर, ये हमारी बी लेयर, और ये जो डॉटेड से मैंने बनाई है ये हमारी सी लेयर। समझ में आ गई बात। अब ये एक्चुअल में कैसे दिखती है वो देख लीजिए आप। आपको इस डायग्राम में दिख रहा है ए लेयर जिसमें सिर्फ एक ही राउंड बनाया हुआ है, फिर बी लेयर है, फिर सी लेयर है, और फिर से ए लेयर है। ये अरेंजमेंट को और इजीली समझने के लिए देखो इस टाइप की सीसीपी अरेंजमेंट लिखी हुई है, इसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। इसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट या फेस सेंटर अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे जो एटम्स हैं वो किस टाइप से अरेंज हैं। आपको एक क्यूब टाइप का दिख रहा होगा, उसमें सभी कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स हैं और सभी फेसेस के ऊपर एटम्स हैं। अब मैं आपको यहाँ पे भी बना के बता देती हूँ कि एक्चुअल में ये है कैसा। हमारी जो CCP टाइप या इसको FCC भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग ये कैसी दिखती है, यहाँ पे आपको ऐसे बॉक्स बना के आपको पिक्चर में दिखाया हुआ था। हमारे एटम कॉर्नर्स में भी होते हैं, सभी कॉर्नर्स में एटम बनाने हैं। ये देखो हर एक कॉर्नर पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पे आपको एटम्स बनाने हैं। अब हर एक फेस पे, जैसे हमारा क्यूब है उसके हर एक फेस के बीच में आपको एटम बनाना है, ठीक है। जैसे ये हमारा ऊपर वाला फेस है, हमारे क्यूब के ऊपर वाला फेस है, ये सिर्फ ऊपर वाला, इसके बिल्कुल बीच में एटम बनाना है। ये हमारा साइड वाला फेस है, इसके बिल्कुल बीच में एटम बनाना है। ये हमारा फ्रंट वाला फेस है, इसके बिल्कुल बीच में एटम बनाना है। अब ये हमारे दूसरी साइड वाला, ये जो है ये दूसरी इधर वाली साइड वाला, तो इसके बिल्कुल बीच में एटम बना लो। अब हमारे पीछे वाली साइड वाला, ये जो हमें दिख रहा है पीछे वाली साइड वाला, इसके बिल्कुल बीच में एटम बनाओ। अब इसके नीचे में बीच में एटम बनाओ। कोई रह तो नहीं गया फेस, सभी फेसेस पे आपने बना देने हैं, कोई रह तो नहीं गया ना। हो गए 6 फेसेस, ओके। इस टाइप की अरेंजमेंट होती है ये FCC अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हैं कि कितना आएगा। अब मैं इसी को सिर्फ जैसे हमने पहले बनाया था थोड़ा दूर दूर करके बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। डिफरेंट कलर से बना देती हूँ यहाँ पे। और ये थी हमारी सी लेयर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ये थी हमारी सी लेयर। अब आपने इस एटम को देखना है, ये जो मैंने डार्क करके बनाया ना, इस एटम को देखना है, इसको कितने एटम्स टच कर रहे हैं। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 एटम टच कर रहे हैं। इसी टाइप से बी और ए लेयर और होगी, इस एटम के ऊपर बी लेयर और फिर ए लेयर और होगी। तो 6 एटम ये टच करे थे, 6 ही और करेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12, ठीक है। 6 एटम ये अटैच कर रहे हैं, 6 ही इसके ऊपर होंगे, तो 12 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपको अच्छे से इमेजिन करना पड़ेगा। अब इसकी पैकिंग की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, इसमें कितना, इस टाइप की अरेंजमेंट में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो जाता है, 74%। हमारे HCP में भी 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाता था। अभी हमने प्रीवियस में HCP करी, अभी ये कौन सी है हमारी CCP एंड FCC, ठीक है। इन दोनों में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है, 74%। मतलब अगर किसी क्रिस्टल में CCP एंड HCP टाइप की अरेंजमेंट होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, BCC जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमने स्क्वायर पैकिंग जैसे स्फीयर्स को बना लेना है, एक के नीचे एक बनाने हैं, ये एक के नीचे एक, ठीक है। और भी बना सकते हो। अब हमने ये हमारी ए लेयर मान लो, उसके बाद हमने इस टाइप से बनाना है दूसरे एटम को, ये इस टाइप से, ठीक है। और बनानी है, एक और बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ गया। ये चारों एटम्स को टच कर रहा है, ये चारों एटम्स को टच कर रहा है। ये जो हमारा सेकेंड वाला है, इसको मैं ऐसे शो कर देती हूँ, ठीक है। ये साइज बड़ा छोटा हो गया, पर ऐसा नहीं होता बिल्कुल। मैं आपको पिक शो कर देती हूँ, इस टाइप का साइज होता है, बिल्कुल इक्वल साइज होता है, ठीक है।
ये होती है हमारी BCC टाइप की अरेंजमेंट। और इजीली समझने के लिए हमारे क्यूब के बिल्कुल साइड में कॉर्नर में एटम्स होते हैं और उसके बिल्कुल एक बीच में एटम होता है, जैसे आपको सेकेंड डायग्राम में दिख रहा है। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, आप खुद इमेजिन करके देखो। इस एटम को पकड़ लो, बीच वाले एटम को, कितने टच कर रहे हैं देखो, 1 2 3 एंड 4 एटम्स टच कर रहे हैं। इस लेयर के नीचे सेम टू सेम ऐसी, जैसे ये ऊपर लेयर है ऐसे इसके पीछे भी लेयर होगी, तो 4 एटम्स वो भी टच कर रहे होंगे, तो कितने एटम्स हो गए, 8 एटम्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। समझ गए, इजी है ये तो बहुत ज्यादा, इसमें तो ज्यादा हौच पौच भी नहीं हो रही। यहाँ पे देखो इस एटम को अज्यूम करो 1 2 3 4, ऐसी ही लेयर इसके पीछे भी होगी, क्योंकि 2 ही लेयर्स नहीं होती, बहुत सारी लेयर्स होती हैं हमारे क्रिस्टल में, ठीक है। तो ऐसी लेयर पीछे भी होगी, तो वो भी 4 एटम्स इसको टच कर रहे होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। अब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है अगर इस तरह की अरेंजमेंट हो, तो 68% वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है। इसका मतलब अगर हमने कंपेयर करना हो कि हमारा क्रिस्टल कौन सी अरेंजमेंट में ज्यादा स्टेबल होता है, तो हमारी CCP और HCP में हमारा जो क्रिस्टल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू, क्रिस्टल ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू BCC, इसमें लेस स्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स की, इंटरस्टिशियल साइड्स की। तो अभी आपने ये पढ़ ही ली है। फर्स्ट हमारी ट्राइंगुलर साइड होती है, वो कैसी होगी देखो, 3 एटम से बनी होगी। ये जो बीच में है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड, या इसको वॉइड भी बोलते हैं या एम्प्टी स्पेसेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका पर्टिकुलर नाम है इंटरस्टिशियल साइड। ये 3 एटम से मिलके बनती है। इंटरस्टिशियल साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। इस साइड का, पर्टिकुलर साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। सेकेंड होती है हमारी टेट्राहेड्रल साइड। अब टेट्राहेड्रल साइट है तो ऑब्वियसली 4 एटम से मिलके बनी होगी, ये 3 एटम से और ये 4th एटम ये वाला, ठीक है। अब इसके बीच में जो नीचे, इस एटम के नीचे जो स्पेस होगा इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल साइट, ठीक है। ये जो होगा इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल साइट, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, ठीक है। इस पर्टिकुलर बीच में जो जगह बची होगी उसको 4 एटम टच कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर हम ऑक्टाहेड्रल साइट की बात करें, ऑक्टाहेड्रल साइट ये कितने एटम से मिलके बनती है, 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6। देखो 1 2 3 ऐसे एटम लगे होंगे, चलो यहीं पे बता देती हूँ। और दूसरा ट्रायंगल आपने ऐसे बनाना है, ठीक है। 3 एटम हमारे ना ऐसे लगे होते हैं और 3 एटम हमारे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। इस लेयर को उठा के यहाँ पे रख दो सिर्फ। इसके बीच में जो जगह बचती है, ये अच्छे से बना नहीं पाई, यहाँ पे मैं पिक्चर शो करती हूँ आपको, ये देखो, ठीक है। इसमें बीच में जो जगह बची है इसको हम ऑक्टाहेड्रल साइट बोलते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 एटम से मिलके बनी है ना, तो 6 आ जाएगा इस पर्टिकुलर साइट का कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर बात करें पूरे क्रिस्टल में, अगर किसी में टेट्राहेड्रल साइट्स हैं या ऑक्टाहेड्रल साइट्स हैं, तो पूरे क्रिस्टल में हर एक स्फीयर के पास 2 टेट्राहेड्रल साइट्स होती हैं क्रिस्टल में। टेट्राहेड्रल साइट्स प्रेजेंट है। ईच स्फीयर के पास कितनी, स्फीयर के पास कितनी टेट्राहेड्रल साइट होंगी, 2। अगर ऑक्टाहेड्रल की साइट की बात करें तो हर एक स्फीयर के पास एक ऑक्टाहेड्रल साइट होती है। ईच स्फीयर हैव 1 ऑक्टाहेड्रल साइट। समझ में आ गई बात। तो आज के लिए हम इतना करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडियस रेशो। ये जो मैंने आपको अरेंजमेंट बताई है, हमें कैसे पता लगता है कि क्रिस्टल में इस टाइप की अरेंजमेंट होगी, वो हम रेडियस रेशो से ही पता कर सकते हैं। तो कल हम लेक्चर करेंगे रेडियस रेशो। आज के लिए हम इतना करते हैं। इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और बुक के नोट्स भी दे दिए हैं, क्योंकि पिक्चर तो बुक में ही अच्छे से आपको समझ में आएगी।